हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIFL इंस्टीट्यूट UPSDM स्किल यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में कैनवा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कैनवा में आप वर्क कैसे करते हो। आज हम सीखेंगे हाउ टू डिज़ाइन अ पोस्टर इन कैनवा। आप कैनवा के अंदर पोस्टर कैसे डिज़ाइन करते हो। कैनवा में आपको स्टेप बाय स्टेप पोस्टर डिज़ाइन करना मैं बताऊंगी, और इसका जो हमारा जो गाइड होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से होता है आपका कि आप टेम्पलेट का कैसे यूज़ करोगे, आप अपने पोस्टर को कैसे अट्रैक्टिव बनाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। जब भी हम पोस्टर बनाते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये सब हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा डायमेंशन एंड कैनवा लेआउट। जो हमारा डायमेंशन होगा और हमारी लेआउट होगी उसको सेट करने के 2 इजी चॉइस है आपकी। फर्स्ट है चूज़ स्टैंडर्ड साइजेस। इसमें क्या है आपका, अगर आप कोई हाई रिजोल्यूशन प्रिंटिंग चाहते हैं तो आप कैनवा में प्रेजेंट लेआउट का यूज़ करेंगे। जो आपकी प्रेजेंट लेआउट होगी उसका आप मीडियम कैसे रखेंगे, जो साइज़ होता है। अगर आप मीडियम कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप 18x24 का साइज़ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई लार्ज मूवी स्टाइल ले रहे हो तो आप उसका जो साइज़ होगा 24x36 करोगे। और ये आपको सीधे कैनवा में एक सिलेक्शन बार से किया जा सकता है। वहाँ पे एक सिलेक्शन बार होता है, लेआउट सिलेक्शन बार, वहाँ पे आपको इजीली ये मिल जाएगा। सेकंड है हमारा सेटअप कस्टम स्केल। सेटअप कस्टम स्केल क्या है, अगर आपको किसी खास डिस्प्ले रिजोल्यूशन या प्रिंटिंग की ज़रूरत है तो आप खुद की सेटिंग डाल सकते हो। इसके अंदर आप खुद अपना क्या क्या करना चाहते हो वो सब आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपकी प्रिंटिंग हो गई, डिस्प्ले रिजोल्यूशन हो गया, चेंज यूनिट्स टू इंचेस और मिलीमीटर्स बिफोर स्टार्टिंग, एंड इनपुट कस्टम DPI सेटिंग फॉर ऑप्टिकल प्रिंट रिजल्ट। मतलब क्या है, अगर आप कोई भी पैम्पलेट या पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो शुरू करने से पहले आप अपने यूनिट्स को या तो इंचेस में या फिर मिलीमीटर्स में उसमें आप चेंज कर लें। पोस्टर बनाने के लिए अगर आप कभी भी डिज़ाइन कर रहे हो तो उसको चेंज कर लो, या तो इंचेस में या मिलीमीटर्स में। अगर आपको बहुत अच्छी प्रिंट क्वालिटी के लिए सही सेटिंग डालनी है तो आप यूज़ करो DPI। DPI की फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, आप इसमें ये वाली सेटिंग डाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डिफाइन वाइब एंड कलर पैलेट्स। इस इमेज में, जैसे कि आप ये इमेज है इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो कलर्स है हमारे वो एक वाइड रेंज वाले हैं। मतलब जो हमारे कलर है वो स्विच है, या आप बोल सकते हो कलर हमारे फैन टैग है, जिसका यूज़ हम डिज़ाइनिंग में जो बिल्कुल करेक्ट सेट्स होंगे उनको चुनने के लिए हम किए जाते हैं। अगर हमको कौन सा शेड्स करना है उसके लिए, आपने देखा होगा जब आप 6th और 7th स्टैंडर्ड में होंगे तो हमें कलर बनाने सिखाते कि आप वाइट में पिंक मिक्स कर दीजिए, आपका कलर न्यू बनेगा। जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस तरह के कलर होते हैं। इसी तरह से आपकी कुछ प्लेट स्लेट्स दिखाई गई है यहाँ पे, जिसको आप शेड्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें फर्स्ट क्या है आपका, मैच योर टॉपिक। मैच योर टॉपिक इसमें क्या है, आप इसमें अपनी जो वाइब है उसको मैच करेंगे। मैच द कलर्स डायरेक्टली टू योर थीम। एनर्जेटिक ऑरेंज फॉर एक्टिव इवेंट्स, डीप क्लासेस ब्लू फॉर बिजनेस। अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसमें कलर सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपका ये है एक्टिव इवेंट्स। एक्टिव इवेंट्स के लिए आपको एनर्जेटिक ऑरेंज कलर चाहिएगा। अगर आप कोई एक्टिव इवेंट्स के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका जो उसमें कलर होगा वो ऑरेंज होगा। और अगर आप किसी बिज़नेस के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको उसमें कलर चाहिएगा डीप क्लासेस ब्लू। ये किसके लिए होता है, बिज़नेस के लिए, अगर आप कोई बिज़नेस में पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका कंट्रास्ट रूल। कंट्रास्ट रूल जिसको आप जब भी आप कोई रीड करते हो आपको रीड करने में आसानी हो, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, डार्क बैकग्राउंड।
डार्क बैकग्राउंड, या फिर आप उसमें लाइट फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसका उल्टा लाइट बैकग्राउंड का यूज़ कर सकते हो प्लस डार्क फ़ॉन्ट का। ये आपके ऑप्टिमाइज इंस्टेंट रीडिंग कंट्रास्ट है। कभी कभी क्या होता है, अगर हमने कोई भी टेस्ट लिखा है तो उसमें डार्क कलर अच्छा नहीं लगता, लाइट फ़ॉन्ट अच्छा लगता है। कभी कभी हमें लाइट बैकग्राउंड अच्छा लगता है, डार्क फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लगता। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग आप खुद से सिलेक्ट करोगे, और वो विजिबल अच्छे से होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है आपका लिमिट पैलेट्स। लिमिट पैलेट्स मतलब आप जो भी डिज़ाइन करोगे उसको बिल्कुल क्लियर करोगे। उसके लिए आपको, अगर आपको बिल्कुल क्लियर पोस्टर डिज़ाइन करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 2 या 3 मेन कलर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। समझ गए? अगर आप ज़्यादा कलर्स लेंगे तो वो जो विजुअल हिचार्ची हायरार्ची होगी उसको बिगाड़ सकता है। हिरार्ची हो गया आपको, उसको बिगाड़ सकता है। आपने ब्लैक भी ले लिया, रेड भी ले लिया, ब्लू भी ले लिया, और भी कुछ और भी कलर्स ले लिए, तो आपके पोस्टर्स को वो ख़राब कर देगा, वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो आपका पोस्टर अट्रैक्टिव लगे, कि आप किसी को दिखा रहे हो देखो मैंने ये पोस्टर डिज़ाइन किया है, तो वो आपको समझ आ जाए, आपको फ़र्स्ट टाइम देखने में ये अच्छा लगे, आपकी आइज़ को लग जाए वो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है ये। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लेंगे, सिर्फ कोशिश करें 2 या 3 कलर्स का ही यूज़ करें अपने पोस्टर में, ज़्यादा कलर्स का यूज़ आप नहीं करें। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजुअल आर्किटेक्चर, लेआउट, आइकन एंड ग्राफिक्स। ये जो स्लाइड्स होगी हमारी, इसमें 3 वाइटल लेआउट के रूल्स है। जो भी आपके वाइटल लेआउट्स होंगे उनके क्या क्या रूल्स होने चाहिए, इसमें जो आपके एक्सप्लेन करती है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने डिज़ाइन को एक प्रोफेशनल और रीडेबल बनाना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है आपका ग्रिड अलाइनमेंट। ग्रिड अलाइनमेंट क्या है, ये अलाइनमेंट का ध्यान रखती है। जैसे क्या लिखा है इसमें, ऑलवेज अलाइन योर शेप एंड टेक्स्ट टू अ नीट वर्टिकल ग्रिड। मैसी अलाइनमेंट क्विकली चीपन्स अ डिज़ाइन एंड हार्म्स रीडर फ्लो। डिज़ाइन में आपको चीज़ों को इधर उधर रखने की बजाय एक वर्टिकल ग्रिड का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ऐसे थोड़ी ना होगा, अब देखो मैंने जो लिख रखा है ये मेरा सीरीज़ में, यहाँ पर मैंने नहीं रखा क्योंकि इतना स्पेस है, कोई वर्ड्स नहीं आता, एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आता तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। मेरे यहाँ पे कोई सा भी लेआउट आपने देखा होगा कुछ इस तरह से नहीं है ना, ये लंबा जा रहा है, फिर थोड़ा छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर बड़ा कर दिया, इस तरह का तो कोई नहीं है ना ग्रिड अलाइनमेंट। तो इसका, और हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, अगर आपकी अलाइनमेंट ख़राब होगी तो आपका डिज़ाइन क्या है, बहुत चीप लगेगा और रीडिंग का जो फ़्लो है वो टूट जाएगा। ठीक है, जब हम सीधा सीधा पढ़ते हैं, देख रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ, तो मेरा जब मैं रीडिंग करूँगी मेरा फ़्लो नहीं टूटेगा। अब कुछ ऐसा हो रहा है, एक लाइन बहुत बड़ी हो गई, एक बहुत छोटी हो गई, फिर नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो उसमें आपका रीडिंग करने का भी मन नहीं करेगा, फ़्लो तो टूटेगा ही आपका। इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, एक टिप है, आप अपने शेप्स और टेक्स्ट को हमेशा एक सीधी लाइन में रखेंगे। जो भी आपकी शेप्स होगी कोशिश करें आप उसको एक बिल्कुल सीधी लाइन में रखें। नेक्स्ट क्या है आपका, मास्टर वाइट स्पेस। मास्टर वाइट स्पेस मतलब जो आपकी खाली जगह होती है वर्ड्स के बीच में, जैसे कि मैंने ये वर्ड्स लिखा है मास्टर, इसके बीच में एक स्पेस बार है, मतलब थोड़ी सी जगह है, फिर वाइट लिखा थोड़ी सी जगह है, तो उसका ध्यान रखना। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल मिला के लिख दो कि आपको कुछ डिफरेंस ही ना पता चले, ये वर्ड अलग है या ये वर्ड अलग है। और ऐसा भी नहीं करना कि मास्टर अलग है, इसके बीच में इतना स्पेस दे दिया हमने कि वो अलग से शो हो रहा है कि हाँ यहाँ पे इन्होंने स्पेस का यूज़ किया है। अपने डिज़ाइन के एलिमेंट्स को थोड़ी सी आप जगह देंगे, क्योंकि जिससे वाइट स्पेस का मतलब ये है वो आपकी खाली एरिया की जगह को कुछ भी नहीं है, जैसे आपका क्या है। और हाँ, आप इसका यूज़ क्यों करते हो, मास्टर वाइट स्पेस का क्या यूज़ है, क्यों करना चाहिए। जब एलिमेंट के बीच में आपको गैप होता है तो डिज़ाइन की जो क्वालिटी होती है वो बहुत सुप्रीम लगती है और वो देखने में क्लियर लगती है। ठीक है, जब आपने स्कूल में भी लिखते होंगे तो मैम बोलते हैं ना थोड़ा खुला खुला लिखा करो, देखने में भी अच्छा लगता है, पता रहे। अब बहुत, जैसे इसमें देख रहे एक सुपर पावर है,
अगर हम सुपर पावर को अलग अलग भी लिख सकते थे, सुपर अलग पावर अलग, पर ये इसके अंदर मिक्स हो रही है, हमें अलग से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अलग से शो हो रही है, हिरार्ची भी नहीं बिगड़ रही है, आपकी ग्रिड अलाइनमेंट सही है, वाइट स्पेस का यूज़ अच्छे से हो रहा है, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आप पूरी जगह को भरने की कोशिश ना करें, कोशिश करें सिर्फ 1 या 2 स्टेप आप उसमें वाइट स्पेस दें, बाकी कोशिश ना करें कि आप उसको पूरी जगह को भर दें। थर्ड क्या है आपका सिंगल फोकल पॉइंट। सिंगल फोकल पॉइंट का क्या है, एक मुख्य केंद्र। हमारा कुछ भी होता है एक हीरो ग्राफिक होता है, जैसे कि आप बोलते हो ना कि ये तो मेरा मेन है, इसको मैं लास्ट पे यूज़ करूँगी। कुछ भी हम चीज़ कर रहे होते हैं, या कोई आपका कलर है, कलर का कॉम्बिनेशन आपका बहुत अच्छा है, आप उसको तब यूज़ करते हो कि नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा, मैं ये यूज़ कर देती हूँ, इससे ये बहुत अच्छा लगेगा। जब हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने में जब तक हम उसमें ब्लैक शेड ना दें, कुछ भी अच्छी नहीं लगती, जब तक हम उसकी शेडिंग आउटलाइन ना कर दें। तो वो आप एक तरह से आपका हीरो कलर हुआ, जिसको यूज़ करने से ही आपका एकदम जो बेकार सी ड्राइंग थी वो अच्छी लगने लगेगी। इसी तरह से आपका सिंगल फोकल पॉइंट है, ये आपके पूरा पोस्टर या डिज़ाइन में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सबसे पहले नज़र में आए। इसे आप अपना हीरो ग्राफिक और हेडलाइंस भी कहते हो। इसका यूज़ क्यों करना चाहिए, ये व्यूवर्स की जो आइज़ होती है उनको तुरंत अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि अगर वो 10 फीट दूर है, 10 फीट दूर ही क्यों ना देख रहा हो, वो उस दूर से ही अट्रैक्टिव लगेगी आपकी, क्योंकि आपने उसके जो कलर कंट्रास्ट है, ग्रिड अलाइनमेंट है, मास्टर वाइट स्पेस है, और उसका जो फोकल पॉइंट है वो आपने बहुत अच्छे से दिया है। जो आपकी ह्यूमन्स आई होगी वो फ्रॉम 10 फीट अवे। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी कोई ड्राइंग है, आपने कुछ बनाया या कुछ आपने हेड राइटिंग इतनी सुंदर की है, आप दूर से ही दिखा रहे हो तो वो दूर से ही देखने में अच्छी लगती है। देख रहे हो कि वाह कितनी सुंदर लग रही है उसकी ड्राइंग, उसने हेड राइटिंग कितनी सुंदर लिखी है, तो वो क्या है ह्यूमन साइड पे दूर से ही इम्पेक्ट कर रही है, वो अट्रैक्टिव कर रही है आपकी किसको, आपकी ड्राइंग शीट को, या फिर आपने कोई पेंटिंग बनाई है उसको, या आप कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो, प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हो, उन चीज़ के लिए। ठीक है, और क्या हो गया, एक बड़ी इमेज या बोल्ड हेडिंग का यूज़ करें आप, जो आपका मेन मैसेज कन्वे करेगा। जैसे आपका कोई मेन मैसेज है, मेन हेडिंग है, उसको आप एक बड़े इमेज में या फिर बोल्ड हेड लाइन का यूज़ करेंगे, जिससे वो आपकी एक अलग से शो हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर है हमारा लिवरेजेस क्रिएटिव असिस्ट। इसमें क्या है, ये ग्राफिक डिज़ाइन के यहाँ पे कुछ 8 एलिमेंट दिए हुए गए हैं, जिसको आप अलग अलग तरीके से समझेंगे क्या क्या यूज़ होना चाहिए आपका। एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइंस, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला है आपकी लाइन। लाइन क्या है, यह आपका एक ऐसा पॉइंट है जो आपके स्पेस में मूव करेगा। और लाइंस आपकी बहुत तरह की हो सकती है, जैसे डिज़ाइन में इमोशन और डिप्थ आपका क्रिएट करता है। लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है। वो आपके ऊपर अकॉर्डिंग रहेगी कि आप किस तरह से उसका यूज़ करते हैं। फिर आपकी आती है शेप। शेप क्या है, जब भी आप कोई लाइन एनक्लोज्ड हो जाती है तो वह एक शेप बनती है। जब भी आपकी कोइन एनक्लोज्ड होगी, 2 डायमेंशन हो, कुछ भी डायमेंशन हो, तो वो आपकी तब एक शेप बन जाएगी, ठीक है। इसकी सिर्फ जो आपकी लेंथ और विड्थ होती है वो कैसी होती है, 2D में। ये एक ज्योमेट्रिक होता है, जैसे कि आपका स्क्वायर हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक मतलब न्यूट्रल हो सकती है वो आपकी। इस तरह से आप अपने शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर है आपका इसमें फॉर्म। फॉर्म क्या है, फॉर्म आपका क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया है विथ 3 डायमेंशन, जिसमें आपकी डेप्थ, लेंथ एंड विड्थ होगी। जब आप शेप में कोई डेप्थ आपकी जुड़ जाती है तो वह एक फॉर्म बन जाती है। यह आपकी 3D होते हैं, जैसे कि आपकी क्यूब और स्फेयर। नेक्स्ट है आपका टेक्सचर। टेक्सचर मतलब उसकी बनावट, वो दिख कैसा रहा है। द टेक्टिक क्वालिटीज़ ऑफ अ सरफेस और द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस क्वालिटीज़। यह किसी भी तरह की जो आपकी सरफेस होती है उसकी क्वालिटी को शो करता है कि वह छूने या देखने में कैसी है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ये तो बहुत रफ़ है, ये बहुत स्मूथ है, या फिर ये बहुत ग्रेनी है, तो वो पता कैसे चलता है उसको छू कर
उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेस, कि आपने स्पेस क्या है। द एरिया इन विच आर्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, द एरिया अराउंड, विद इन और बिटवीन इमेजेस ऑब्जेक्ट योर एलिमेंट। स्पेस, इसका क्या मतलब हुआ, वह एरिया जहाँ आप अपना आर्ट बनाया जा रहा है आपका, इसमें आप पॉजिटिव स्पेस रखेंगे, पॉजिटिव स्पेस जहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, और नेगेटिव स्पेस जहाँ आपकी खाली जगह है। उन दोनों को आप ऐड कर सकते हो, बिटवीन इमेजेस ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। आप इमेजेस के साथ साथ क्या ऑब्जेक्ट लेंगे और क्या एलिमेंट लेंगे, उसको अच्छे से सेट करना। नेक्स्ट है आपकी कलर। कलर क्या है, द हुई लाइटनेस एंड सैचुरेशंस ऑफ द शेड्स ऑफ कलर, ऑल्ट कलर नेम फ्रॉम, जैसे प्राइमरी शेड्स प्लस ब्लैक एंड वाइट। जैसे कि इसमें आपकी हुई लाइटनेस और सैचुरेशंस ऐड होते हैं, ऐसे जो सभी कलर्स होते हैं उसमें प्राइमरी शेड्स जैसे वाइट और ब्लैक के मेल से बनते हैं। वाइट और ब्लैक आप मिक्स करो, उससे जो कलर का कॉम्बिनेशन होगा उसको बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या है, ये एक लेखन शैली कि आप अपने वर्ड्स को किस तरह से लिख रहे हो। द वे वर्ड्स आर अरेंज्ड ऑन द पेज एंड द चॉइस ऑफ टाइप ब्लैक टू मेक टेक्स्ट लिखलेबल एंड अपीलिंग। इसका मतलब है आप अपने जो वर्ड्स हैं उसको पेज पर आप किस तरह से अरेंज किया गया है, और सही टाइप फेस को सिलेक्ट करने से उसको टेक्स्ट को पढ़ना और भी इजी और सुंदर लगता है, लिखलेबल एंड अपीलिंग। नेक्स्ट है हमारा इमेजनरी। इमेजनरी मतलब जो आपकी ड्राइंग है जिसमें आपके आइकन्स एंड फोटोज़ ग्राफिक्स को आप चुनाव करते हैं और उनका प्लेसमेंट शामिल है ताकि डिज़ाइन का जो मैसेज है साफ़ हो सके। इमेजनरी से यही मतलब है कि आपने जो उस पोस्टर में आप दिखाना चाहते हो वो अच्छे से शो हो जाए, आप उसमें आइकन्स फ़ोटोज़ इस तरह से करें। अब मान लीजिए आपने कोई भी आप शॉप ओपन कर रहे हो, आपकी शॉप है किड्स की डैन की, कि आपने कोई छोटे बच्चे कपड़ों की शॉप ओपन की है और आप उसमें लगा दो, आप उसका पोस्टर बना दो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, या फिर कोई अपनी नोटबुक इसके अकॉर्डिंग लगा दो, तो वो क्या आपके वर्क को शो करेगी? नहीं करेगी। तो आप अपनी इमेजनरी, अपनी लाइन, शेप्स, फॉर्म, टेक्सचर, स्पेस, कलर, टाइपोग्राफी और आपकी ग्रिड अलाइनमेंट, स्पेस वाइट की, इन सब को इस तरह से अरेंज करें कि आप जो अपना पोस्टर बना रहे हो वो आपका अलग से क्रिएटिव लगे, और जो आपने काम है, जिस काम के लिए आप बना रहे हो, वो आपका इजीली शो हो जाए उसमें। इसका हाई इम्पैक्ट पड़ता है आपके वेक्टर ग्राफिक्स पे। आप एनहांस कर सकते हो अपने डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को, किसकी यूज़ से? कैनवा की। कैनवा में जो एलिमेंट्स की लाइब्रेरी होती है वहाँ पे आप सर्च करो फ्लैट वेक्टर आइकन्स, फ्रेम और कस्टम एब्स्ट्रैक्ट शेप। आपको बहुत सारे आर्ट वर्क एलिमेंट्स जो परफेक्टली मैच करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, और जो पर्सनल ब्रांड कलर्स होते हैं आप उनको कैनवा पिकर्स में देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा हम मैसेज क्लैरिटी मास्टरिंग टाइपोग्राफी। क्या है? पहले टेस्ट प्लेसमेंट एंड टाइपोग्राफी। परफेक्ट फ़ॉन्ट पेयरिंग, आपके फ़ॉन्ट की पेयरिंग कैसे होनी चाहिए? डिज़ाइन को सिंपल रखने के लिए हमेशा दो कंट्रास्ट अलग दिखने वाले फ़ॉन्ट्स का ही आप यूज़ करें। स्ट्रिक्टली लिमिट टाइपोग्राफी ऑफ टू कंट्रास्टिंग फ़ॉन्ट। ठीक है। यूज़ अ लाउड बोल्ड थिक डिस्प्ले font for the primary headers and a clean neutral sans serif font for details। जो आपका प्राइमरी हेडर है इसके लिए एक लाउड बोल्ड और थिक डिस्प्ले फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, जिससे आपकी जो हेडलाइन है वो अलग से चमक उठे, कि आपकी जो हेडलाइन है, जो मेन हेडलाइन है आपकी, वो अलग से शो हो जाए कि हाँ मेरी इस पोस्टर में मेन वर्क ये है। इसकी डिटेल क्या होगी? सैंस सेरिफ फॉन्ट फॉर डिटेल्स। ये छोटे टेक्स्ट के लिए एक क्लीन और न्यूट्रल सैंस सेरिफ फॉन्ट है, इसका यूज़ करें आप जिससे आपका पढ़ना आसान हो। ये एक फ़ॉन्ट का नाम है सैंस सेरिफ, ये एक फ़ॉन्ट है न्यूट्रल। ओके, इसको यूज़ करने से आप इजीली उस अपने जो भी लिखा है आपने आप उसको रीड कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग टेस्ट हिरार्ची। हिरार्ची को पता चलता है कि पहले क्या पढ़ना है। मेक द मेन टाइटल मैसिव 70 pt प्लस, यूज़ मीडियम स्केल 24 pt for the secondary subheads and keep secondary location and times clean and negligible at the bottom। आपका इसमें जो मेन टाइटल होगा, मेन टाइटल आपका इसमें आप मैसिव जो होगा 70 pt प्लस रखिए, ताकि ये सबसे पहले आपकी तरफ जो आप किसी को दिखा रहे हो उसकी तरफ ध्यान खींचे। सेकेंडरी जो सब हेड्स होगा इन्हें आप मीडियम स्केल में 24 pt पर रखें। और फिर जो आपका सेकेंडरी इन्फो होगा लोकेशन थीम्स ये वाला, इसमें आप लोकेशंस और टाइम को सबसे नीचे साफ और लिगलिबल रखें जिससे पढ़ने लायक रहे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है आपका टॉप डिज़ाइन मिस्टेक्स टू अवॉइड। जब आप डिज़ाइन करते हो तो आपको क्या मिस्टेक्स है जो अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले आप देख रहे हो टू मच क्राउडेड टेक्स्ट। टू मच क्राउडेड टेक्स्ट का जो इम्पैक्ट है वो कैसा है, 85% फेलियर रेट है। क्यों है बताइए, क्यों है टू मच क्राउडेड टेक्स्ट का इतना फेलियर जो रेट है वो क्यों आया है 85%। जब आप अपनी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट भर देते हैं तो लोग उसे पढ़ना पसंद नहीं करते। ज़्यादा पैराग्राफ की वजह से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, डिसएंगेजमेंट हो जाता है। आप अपने पोस्टर में जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें लिमिटेड टेक्स्ट रखें, जो मेन काम है आपका वही बताएं, पूरा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन काम होगा, मेन वर्क होगा, सिर्फ आप उसी को ही अपने पोस्टर में या प्रेजेंटेशन बनाते उसमें सिर्फ वही रखें। ज़्यादा भरा भरा रखोगे तो कोई नहीं पढ़ता। नेक्स्ट है आपका वीक कंट्रास्ट बैड कलर। इसका क्या है, हल्का कंट्रास्ट लेना या ख़राब रंग को सिलेक्ट करना। बहुत से ऐसे भी है पोस्टर बनाना आता है पर उनका जो कलर का कॉम्बिनेशन है, जो कलर को कॉम्बिनेट करते हैं वो बहुत बेकार है। इसका इम्पैक्ट कितना है, 70% लो लेगिबिलिटी। मतलब क्यों है ऐसा, अगर आप बैकग्राउंड और टेक्स्ट के कलर्स के बीच अच्छा कंट्रास्ट नहीं होगा तो उसे पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इससे डिज़ाइन की जो रीडेबिलिटी होती है, जो पढ़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने ब्लैक जो आपका वाटर मार्क होता है, वाटर कलर होता है, आपका पेज कलर होता है, अगर आपने उसमें ब्लैक कलर कर दिया और ब्लैक के ऊपर अगर आपने रेड कलर चूज़ किया टेक्स्ट के लिए, तो क्या वो अच्छे से विजिबल होगा कंपेयर टू वाइट कलर। आप वन लाइन पेज कलर ब्लैक सेलेक्ट करना, उस पर एक लाइन रेड कलर से लिखना, सेकेंड लाइन वाइट कलर से लिखना, तो आपको खुद शो हो जाएगा कि मेरे इस पेज पे कौन सा कलर सही है, क्या मुझे रेड सेलेक्ट करना चाहिए या वाइट सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाने से अच्छा है कि मैं ये कलर डाल दूँ, ये कलर डाल दूँ। कोशिश करो 2 या 3, मिनिमम 2 ही रखें, उससे ज़्यादा कलर का यूज़ ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नो क्लियर कॉल टू एक्शन, मतलब CTA की फुल फॉर्म कॉल टू एक्शन क्या है, 60% मिक्स्ड लीड्स। आपका जो स्पष्टता की कमी कि आप अपने डिज़ाइन में क्या दिखाना चाह रहे हो, अपने पोस्टर में क्या दिखाना चाह रहे हो, वो शो ही नहीं हो रहा। पोस्टर किसी और चीज़ का है, आपका वर्क कोई और है, वो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका असली वर्क क्या है, किस चीज़ के लिए बनाया गया है ये पोस्टर क्या है। अगर आप डिज़ाइन में साफ तौर पर यह नहीं बताएंगे कि आपके कस्टमर को अगला स्टेप क्या लेना है, जैसे बाय नाउ या कॉन्टैक्ट अस, तो आप पोटेंशियली कस्टमर को खो देते हैं। अगर आप डिज़ाइन में साफ तौर से ये नहीं बताओगे कि कस्टमर को अगला स्टेप क्या लेना है, जैसे बाय नाउ करना है, कॉन्टैक्ट अस करना है, तो आप पोटेंशियली अपने कस्टमर को खो देते हो। अगर आप उन्हें बताओगे ही नहीं आपको क्या चाहिए, अगला स्टेप आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे क्या पूछना है, क्या करना है, जिससे मेरा कस्टमर मेरे पास रहे।
अगर वो मुझसे पोस्टर डिज़ाइन करवा रहे हैं या प्रेजेंटेशन रेडी करवा रहे हैं, पैम्पलेट्स बनवा रहे हैं, तो वो मेरे पास ही बनवाए, किसी और के पास नहीं जाए। तो वो आपका डिसीज़न है, आपकी मेहनत है कि आप उसको किस तरह से रोक के रखते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है हमारा द मास्टर एक्सपर्ट चेकलिस्ट। ये आपकी मास्टर एक्सपर्ट चेकलिस्ट का आसान है आपका। इस चेकलिस्ट को आप अपनी डिज़ाइन को फाइनल सेव एक्सपोर्ट करने से पहले, ये कुछ 4 स्टेप्स है। ठीक है, फर्स्ट है आपका प्रूफ रीड। प्रूफ रीड क्या है? सबसे पहले अपनी डिज़ाइन को ध्यान से पढ़ो। जब आपका डिज़ाइन पूरा बन गया, पोस्टर रेडी है, उसको सबसे पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने का मतलब क्या है? क्यों? वेरीफाई डैट योर मेन हेडिंग्स, डेट्स, लोकेशंस एंड सोशल हेडर्स आर परफेक्टली टाइप विदाउट एरर। चेक कर लो अपनी मेन हेडिंग्स को, डेट्स को, लोकेशन, सोशल हैंडल्स, जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, उनको दोबारा से चेक कर लो। क्यों चेक करना है? क्यों चेक करूँ? मैंने तो सब सही लिखा है। उसका गोल ये है कि आप उसको पक्का कर लें कि इसमें आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई टाइपिंग एरर आपका ना रह जाए। तो जब भी आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, एक बार उसको क्रॉस चेक कर लो। वर्क तो आप ही का है, अगर क्रॉस चेक कर लोगे 5-10 मिनट ही लगेगी। 5-10 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, 5 मिनट ही लगनी है। अच्छे से पढ़ लो, आपकी मेहनत रंग ला जाएगी। नहीं तो क्या फ़ायदा, इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हो और क्रॉस चेक नहीं किया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो तो प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रॉप एंड ब्लेड्स। क्रॉप एंड ब्लेड्स मतलब उसकी कटिंग और मार्जिन। आप उसको कट कैसे करोगे और उसकी मार्जिन कैसी होगी। अगर आप अपनी डिज़ाइन को प्रिंट करवाना चाहते हो तो यह है स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंश्योर क्यूरिकल टेस्ट बाउंड्री सिट सेफली विद इन प्रिंट सेफ मार्जिन्स सो एजेस डोंट गेट ट्रिम्ड ऑफ। इसमें आप चेक करेंगे अपनी ज़रूरी टेक्स्ट बाउंड्रीज़ को सेफ मार्जिन्स के अंदर रखें। जो आपकी बाउंड्री होगी उसको आप सेफ मार्जिन के अंदर रखें, कोशिश ये करें। इसमें आपका गोल क्या होगा? इससे आपकी जो डिज़ाइन के एडजेस होंगे वो प्रिंटिंग, जब आप उसको प्रिंट करोगे तो वो कटेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप प्रिंट करवा रहे हो, जो उसके एडजेस होते हैं वो कट जाते हैं, आते ही नहीं है, तो उसके लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट फॉर्मेट। सिलेक्ट फॉर्मेट क्या है? आपका सही फॉर्मेट को सिलेक्ट करना। जैसे चूज़ PDF प्रिंट फॉर हाई रिजोल्यूशन पेपर प्रिंट्स और चूज़ PNG फॉर क्रिप सोशल शेयरिंग ऑन यूट्यूब। अगर आप प्रिंटिंग करवाना चाहते हो तो आप अपने पेपर को, अब जो आपका पेपर प्रिंट होना चाहिए वो PDF प्रिंट सेलेक्ट करें आप उसमें, जिससे आपकी जो अच्छी क्वालिटी हाई में आपका पेपर जो है प्रिंट हो जाए। जो आपका डिजिटल होगा फॉर डिजिटल के लिए, कि आपको कोई डिजिटल के लिए चाहिए यूट्यूब जैसे, तो अगर आप सोशल मीडिया या यूट्यूब के लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो तो आप उसको PNG उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई प्रिंट करवाना है तो आप PDF प्रिंट में करिए, और अगर आपको सोशल मीडिया या यूट्यूब पे पोस्ट करनी है, उसके लिए डाउनलोड करनी है, तो आप PNG में उसको डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब सेव कैसे करेंगे आप। हिट डाउनलोड, एंजॉय या स्टर्निंग, प्रिंट रेडी, हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक पोस्टर क्रिएटेड कम्प्लीटली इन कैनवा। इसका एक्शन क्या होगा? डाउनलोड पर हिट करेगा। रिजल्ट क्या होगा? आपकी जो शानदार प्रिंट रेडी ग्राफिक पोस्टर जो तैयार किया है आपने, जो पूरी तरह से कैनवा में बनाया है आपने, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट डिज़ाइन टुडे। अपना डिज़ाइन करना स्टार्ट करिए स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा क्रिएटिव बनाइए अपने पोस्टर को। मेरे अकॉर्डिंग तो आप अपने पोस्टर जब बनाए ना, सबसे पहले आप उसका एक रफ़ स्केच बना लीजिए। पेपर लीजिए, पेन लीजिए, उसका एक रफ़ स्केच बना के तैयार कर लीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे करना। उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप अपना पोस्टर रेडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।